ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर ये क्या था सर, देखो आप जिस एग्जामिनेशन में हो सर, वहाँ पे इतने अप्स एंड इतने डाउन्स आएंगे ना सर, आप गिन भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा वाह क्या मेरा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चल रहा है, बस नेक्स्ट दिन क्या होगा यार, यही मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। तो सर अपने लाइफ रूटीन, डे टू डे रूटीन में ना सर एक गाना ऐसा रखा करो जिसको देख के आपको ना मोटिवेशन फील हो जाए, मतलब मोटिवेट हो जाओ पूरा। जैसे मैं दंगल, गोल ऐसे गाने ना सुनता था सर, रोज़ सुनता था रोज़। मतलब मेरे फ्लैट वाले पागल थे यार, क्या दिन भर सुनते रहता है। मैं जब भी टाइम मिलता था मैं एक बार लगा के सुन लेता था। मैं मूवीज़ कम देखता था, वेब सीरीज़ कम देखता था, बट मैं एक मोटिवेशन या एक से दो मोटिवेशन गाना ना हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सर मैं हर रात सुनता था। या लाइब्रेरी में मैं ब्रेक टाइम में ना कान में लगाया हेडफोन, आराम से मैं सुनता था सर। उसके बाद जो एनर्जी होता ना सर, क्या बताऊँ मैं आपको, छोड़ो। सर आज क्या करने वाले हैं सर हम? सर आज हम करने वाले हैं ऐसी चीज़ जो मैं करना नहीं चाहता हूँ बट फिर भी करेंगे। क्या है सर, देखो मेरे को एक मैसेज आया कि सर केस सिनेरियो बता दो। सर केस सिनेरियो जो आईसीआई का पेपर नंबर 4 है उसका केस सिनेरियो, केस बुकलेट है, उसके बारे में बता दो सर। क्योंकि वो तो जनवरी 2021 में आया था सर, और अभी तो 2022 चल रहा है सर। कुछ चेंजेस आए हैं तो देखो भाई, मैंने देखा केस सिनेरियोज़ को, जहाँ तक मैं देखा मैं वहीं तक डिस्कस करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग, छोटा वीडियो करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसको, जो आप 1.5 पे देख लेना इसको। सर क्या है, देखो आईसीआई वहीं से केस सीनियर्स बना रहा है ना, कि आईसीआई को पता है कि उसने एक बार बुकलेट निकाल दिया ना अपना, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वो बुकलेट निकाला है। तो आईसीआई ने उस पार्ट को उठाया अपने केस सिनेरियोज या मान लो एमसीक्यू में, जहाँ पे अमेंडमेंट होने के चांसेस कम है। मैंने देख लिया सर, मैंने जहाँ तक, देखो आज मैं क्या करूँगा, अब मेरा यही टारगेट है ना। देखो सबसे पहली बात, आज आप शपथ ले लो, ये सर सही में शपथ ले लो आप आज। ये सर क्या, सर शपथ ले लो कि एग्ज़ाम से पहले कितने भी वीडियोस आ जाए, 1000 एमसीक्यू, 1500 एमसीक्यू कोई करा रहा हो या 500 एमसीक्यू लेके बुक लेके मत बैठना सर, कसम खा लो सर आज से। सर क्यों? सर एमसीक्यू आपसे कंसेप्ट मांगता है, आप एमसीक्यू याद करके जाओगे आपका। सर आज मैं दिखाऊंगा सर आपके, देखो जो मैं पढ़ाया हूँ आज मैं 4 चैप्टर के एमसीक्यू उठाऊंगा, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया हूँ क्या ना, एक तरह से गो थ्रू भी हो जाएगा, और सर करने का मन ही है ज़्यादा एमसीक्यू करने का। तो आईसीआई ने जो मटेरियल दिया ना सर, बस वही करके जाना। कोई टीचर वीडियो लेकर आ जाएगा 1000 एमसीक्यू, 500 एमसीक्यू किसी भी सब्जेक्ट का, भाई नहीं कम होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मेरा एक फ्रेंड लेके बैठता था सर, सुबह 6, 7, 8 बजे उठता था, शाम दोपहर को 3, 4 बजे तक ना जीएसटी के एमसीक्यू के वीडियो लगा लिया उसने किसी के, मतलब 800-900 एमसीक्यू ना जीएसटी का देखे जा रहा है। और सर उसका कंसेप्ट जीरो हो जाता है फिर। एमसीक्यू सर कितने सर रिटेन नहीं करना, हम यूपीएससी नहीं कर रहे सर, हम सीए की एग्जामिनेशन दे रहे सर। कंसेप्ट क्लियर रखो पूरा। अरे एग्जाम में नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा बात की बात है, वो याद करने वाला एमसीक्यू ही नहीं बन पाएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा एग्जाम में, आपसे आराम से क्रैक होगा कोई भी एमसीक्यू, ठीक है सर। सर क्यों करा रहे हो? सर मैं इसलिए करा रहा हूँ ना, मेरे को भी देखना था कि यार कुछ चेंजेस आए थे एमसीक्यू केस सिनेरियोज में या एमसीक्यू बुकलेट में, जो आईसीआई ने पहले 2021 में दे रखा था। तो सर मैंने वो गो थ्रू किया और मैं इस कंक्लूजन पर आया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। मैंने जो 4 चैप्टर पढ़ाए आपको, कौन कौन सा, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्रिवेंशन ऑपरेशन, इंक्वायरी इंस्पेक्शन और आर्बिट्रेशन, मैं ये 4 चैप्टर के एमसीक्यू उठाऊंगा। मैंने टिक मार्क कर लिए, सब कुछ कर लिया, मैं वो डिस्कस करूंगा और आपसे दिखाऊंगा सर कि कंसेप्ट क्लियर होते ही हमारा एमसीक्यू यूँ बनता है, यूँ क्लियर बनता है सर, क्लियर एमसीक्यू बनता है, सच बता रहा हूँ। चलो सर बताओ, देखो पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पोर्शन से। देखो मैं आज केस सिनेरियोज वो नहीं जाऊँगा, मैं एमसीक्यू जाऊँगा, क्योंकि मैं एमसीक्यू इसलिए दिखा रहा हूँ ना सर, आपको एक आइडिया होना चाहिए एमसीक्यू कैसे हमें बनाने एग्जामिनेशन में। देखो आईसीआई के एमसीक्यू फाइनल वाले थोड़ा अलग आते हैं, बट इसमें बताओ कंसेप्ट क्लियर रखना पूरा अपना। 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा, टारगेट रखना है 20, 25, 30 कम से कम इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। अब हार्ड ज़्यादा आ गया तो फिर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो फिर कम ही आ सकता है फिर तो। चलो सर ये स्टार्टिंग है सर, देखो। और हम जिन्होंने कमेंट किया था कि क्या कुछ चेंजेस है, तो सर देखो एमसीक्यूज़ में तो चेंजेस नहीं है, जितने मैंने एमसीक्यूज़ देखे हैं ना उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन सर आपको मैं ये फॉलो करूँगा ना, ये मैं बोलूँगा आपको कि एक काम करो, जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूँ ना, मैं 4 चैप्टर के एमसीक्यू उठाया हूँ आज मैं, तो उस 4 चैप्टर करो, फिर मैं क्या करूँगा केस सिनेरियोज के वो उठा लूँगा जो जहाँ मेरे को लग रहा है जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा। देखो अभी मैं 100 एमसीक्यू बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि हाँ चेंजेस नहीं है, जो अमेंडमेंट पोर्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप आराम से एमसीक्यू कर सकते हो, करने का मन है तो। लेकिन सर इससे ज़्यादा आगे मत जाना, जो दिया ना आईसीआई ने सर वही रखो सर। सर खामखा आप 1000 एमसीक्यू बना के लेके बैठ गए सर, कंसेप्ट क्लियर करो ना उतने देर में, आप आराम से चैप्टर वाइज उठाओ, टॉपिक उठाओ, रिवीजन मारो, रिवीजन मार के कंसेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है सर। देखो मैंने जो 4 चैप्टर पढ़ाए उस बेसिस में आज एमसीक्यू करने वाला हूँ सर। देखना कि कितने एमसीक्यू से आते हैं, देखना सर बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं उस चैप्टर से जो हमने किया है, ठीक है सर। सर ये चालू होता है हमारा 35 से 35 तक। सर क्या है 35 तक सर, कोड कंपनी लॉ हो गया, डायरेक्टर्स वाला हो गया, या मान लो एमलगेमेशन हो गया, सर 35 एमसीक्यू वहाँ तक है। उसके बाद से हमने जो पढ़ा है वो यहाँ से चालू है सर, वो सब करेंगे, हाँ सर करेंगे, आराम से करेंगे। मेरा टारगेट है 25 से लेकर 45 लेक्चर के बीच में वो कोड कंपनी लॉ खत्म करने का,
कि 3 चैप्टर जो भी है वो मैं 15-16 क्लास लगाऊंगा, वो सर 25 नंबर्स के आते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगाऊंगा बट अच्छे से करूँगे, वो हम लोग अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। चलो सर MCQ डिस्कस करते हैं हम। देखो सब पढ़ा हुआ है, मैं लिंक कराऊंगा, सब पढ़ा हुआ, आराम से करना, स्पीड में करना, आराम से खत्म कर देंगे। देखो MCQ को टाइम देना ही नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर, देखो MCQ खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस इन विच नोटिस कैन बी सर्व्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट। देखो क्या बोल रहा था, देखो हमने देखा था ना, आरओसी पहले क्या करता है, आरओसी करता है कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। जब ये कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन हो जाता है ना, तब बाद में क्या करता है, इंक्वायरी। बट सर कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन पहले एक नॉर्मल कॉल किया आरओसी ने, किसको, AOC 4 MJT 7 देख के कंपनी को कॉल किया कि भाई इस AOC 4 में मैंने देखा है कि तुम्हारा 100 करोड़ की लायबिलिटीज थी, ठीक है। अब कंपनी ने कॉल किया एग्जांपल समझो, कंपनी ने कॉल किया क्या, कंपनी मेरे को ना डिक्लेरेशन दो कि ये 100 करोड़ लायबिलिटी आ कैसे रहा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो। कंपनी ने क्या किया, नहीं दिया, ठीक है, दिया गलत दिया या दिया इनकम्प्लीट दिया। सर ये तीनों केसेस होते हैं, तब हमारा क्या होता है, इंक्वायरी चालू हो जाता है। देखो वही चीज़ है, इफ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, पहला सही। इफ रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड इज इनएडुकेट, मतलब सही नहीं था, इनएडुकेट नहीं था। थर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री और डिज नॉट अ फुल अनफेयर, मतलब दिया, देखो एक तो नहीं दिया, देखो सिंपल बोल रहा है कि इंक्वायरी कब हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन या इंक्वायरी कब हो सकता है, तो पहले कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन था, फिर क्या होता है इंस्पेक्शन इंक्वायरी। मैं रिवीजन रिकॉल भी कराऊंगा आपको, ठीक है। आरओसी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, दिया ही नहीं जो आरओसी ने मांगा, ठीक है, कंपनी ने दिया बट इनएडुकेट दिया, गलत दिया, और कंपनी ने क्या किया, दिया बट पूरा नहीं दिया। तो इन तीनों केस में क्या हो सकता है सर, हमारा इंक्वायरी इंस्पेक्शन चालू हो सकता है। तो देखो कभी भी आंसर करने से पहले मैं एक टिप दूंगा, ठीक है, आंसर स्टार्ट करने से मैं MCQ में आपको अगर आंसर दिख जाए ना सर, तो हड़बड़ाना मत, चारों ऑप्शन पढ़ना आराम से, थोड़ा एनालिसिस करना, 1 मिनट तो देना उस क्वेश्चन। मान लो कि आपको दिख गया कि हाँ ये मार दिया, ये बी, भाई A भी तो है, C भी तो है, और D में लिखा हुआ ऑल द अबव। तो सर आराम से क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन देखना, ठीक है, हड़बड़ाना मत। सर इंपॉर्टेंट 36, द शेयर होल्डर्स ऑफ रवि लिमिटेड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, किसने, शेयर होल्डर्स ने, ठीक है। द कंपनी और टू बी इन्वेस्टिगेटेड, द कंपनी सबमिटेड द स्पेशल रेजोल्यूशन गवर्नमेंट। देखो हमने क्या बोला, एसआर पास करने से ही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, 3 ट्रिगर पॉइंट थे इन्वेस्टिगेशन के, 210 में थे। कंपनी ने एसआर पास किया प्लस इंटीमेट किया, क्या किया सर, प्लस इंटीमेट किया, किसको इंटीमेट किया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया, फाइन। सेकंड क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में भी कर सकता है। थर्ड क्या था, आरओसी इंस्पेक्टर के रिपोर्ट के बेसिस पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एसआर पास हुआ प्लस कंपनी ने क्या किया, रेजोल्यूशन सबमिट किया, मतलब इंटीमेट किया, तो एसआर प्लस इंटीमेट दोनों हुआ। तो क्या सर, देखो अब हमने पढ़ा था सर तीन जगह क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन था, और एक जगह क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। कब, ये क्या था, ये था ट्राइब्यूनल, अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करेगा। बट उनको छोड़ के 3 केसेस आते हैं जहां पे एसआर पास प्लस इंटीमेट पब्लिक इंटरेस्ट में, या मान लो आरओसी इंस्पेक्टर के रिपोर्ट के बेसिस पे, तब यहाँ पे सीजी का क्या होता है सर, यहाँ पे होता है सीजी का ओपिनियन, ठीक है। तो सीजी का ओपिनियन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो ये सर क्या था, यहाँ पे ओपिनियन का मैटर आएगा। देखो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है, नहीं, मैंडेटरी कब होता है, जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ऑर्डर पास कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट पावर, भाई ऐसा कुछ नहीं है, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट पास, नन ऑफ द अबव। इसके लिए देखते हैं ये पॉइंट, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब यहाँ पे क्या था सर, हमने वर्डिंग देखा था, यहाँ पे क्या वर्डिंग थी, इज ऑफ ओपिनियन, मतलब एक तरह से मैंडेटरी नहीं था, डिस्क्रिमिनेटरी था, मतलब मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, ओपिनियन की बेसिस था, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती है। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होता है, एसआर पास कर दे, इंटीमेट पास कर दे, किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करा देंगे, नहीं। बट ट्राइब्यूनल बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें ना इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी, यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। देखो कभी बोलो चारों ऑप्शन पढ़ना आप, ठीक है। ये हो गया सर 37, ठीक है। देखो in a company there is a serious apprehension of cornering the share of the company by group of unscrupulous persons likely to result in change in the board director which may prejudice public interest. The company seeks to advise how it can impose restriction on transfer of shares. सर आराम से याद आएगा सर, shares and assets। सर एसेट्स पर रिस्ट्रिक्शन कौन बोलता है, 221, शेयर बोलता है 222, ये बोलता है 3 साल, यही बोलता है 3 साल। इसके 3 ट्रिगर पॉइंट थे सर, 3 ट्रिगर पॉइंट क्या थे, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर लगता है प्रीजुडिशियल तो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट होना, तब एसेट फ्रीज कर सकता है, यहाँ पे शेयर्स फ्रीज कर सकता है। और क्या था इसमें, एक क्रेडिटर 1 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट होल्ड कर रखा है, तो भी वो ट्राइब्यूनल को बोल सकता है सर आपने प्लीज अपना
एसेट है ना फ्रीज करवा दो, ठीक है। थर्ड क्या है, अगर मान लो 241 में ऑपरेशन जो आपने पढ़ रखा है, ऑपरेशन की एप्लीकेशन डाला तो वहाँ पे ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन जाता है कि सर प्लीज एसेट फ्रीज कर दो, तो यहाँ पे एसेट फ्रीज होता है। बट शेयर्स के लिए क्या होता है सर, शेयर्स के लिए अगर लग रहा है कि ट्रांसफर, मान लो शेयर्स, कोई शेयर ट्रांसफर कर दे और उससे प्री जुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट है, मान लो कि वो पर्सन बच जाए, मान लो किसी के पास शेयर्स था, उसने क्या किया, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू ही नहीं हुआ था, उसने क्या अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया, तो भाई ये पकड़ाएगा ही नहीं ना। तो हम ट्राइब्यूनल के खिलाफ बोल सकते हैं, ट्राइब्यूनल हम ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन देते हैं, ट्राइब्यूनल प्लीज शेयर्स को ना रिस्ट्रिक्शन लगा दो, इंपोजिशन मतलब ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन लगा दो। तो ये पढ़ा हुआ है सर, देखो सब रिकॉल हो रहा है, देखो। लेकिन हम ये तुरंत ए मार्क नहीं आ जाएंगे टिक, हम देखेंगे बी में क्या है, एप्लीकेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं सर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ज़्यादा कब, जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एप्लीकेशन जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, फ्रीजिंग ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, इसमें सिर्फ ट्राइब्यूनल पास जाता है एप्लीकेशन, ये नहीं होगा। एप्लीकेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन 216, देखो 216 में ओनरशिप पता करने जाते हैं, बट यहाँ पे इसने क्या वर्डिंग दिया है, रिस्ट्रिक्शन पता करने आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं शेयर्स को, तो 221 एंड 222 था, 222 शेयर्स के लिए था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एप्लीकेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट जाता ही नहीं है, तो ये ए होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, कभी भी चारों ऑप्शन पढ़ के आना आराम से, हो सकता है नीचे सी भी को ऐसा सिचुएशन दे दे जो आपको नीचे डी में लिख दे ए एंड सी, तो ऐसा हो सकता है सर, हड़बड़ाना मत एमसीक्यू के लिए, ठीक है सर। 38 आफ्टर पर्सूअल ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट इट appears to the central government that the company is liable to be wound up under the act, it caused to be presented to the tribunal। देखो ये मैं पढ़ाऊंगा वाइंडिंग अप में, इसका थोड़ा पोर्शन यहाँ पे आया था। देखो अब कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी का इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो चुका था, कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो गया था, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आता है। लास्ट में जब मैं पढ़ा था सर, देखो एक होता है इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बेसिस पे रिपोर्ट आता है इंस्पेक्टर का, एक होता है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे रिपोर्ट आता है। देखो किसी कंपनी का पहले इंक्वायरी इंस्पेक्शन होता है, उस पर भी इंस्पेक्टर रिपोर्ट देता है, जो रिपोर्ट लिखता है कि फर्दर रिकमेंडेशन देता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो गया इंस्पेक्टर द्वारा, तब इंस्पेक्टर एक नया रिपोर्ट देगा कि इन्वेस्टिगेशन हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे इंस्पेक्शन इंक्वायरी में क्या क्या देखा, या इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखा। तो सोचो ना, किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो गया और इंस्पेक्टर ने पता लगाया यार कंपनी तो गजब फ्रॉड कर रही है, हजार करोड़ के फ्रॉड कर रही है, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल को तुरंत वाइंड अप ऑर्डर दे सकता है जस्ट एन इक्विटेबल बेसिस पे। मतलब उसको लग रहा है कि हाँ यार कंपनी को बंद करना ही ज़्यादा बेटर है। इसको मैं आराम समझाऊंगा, कहाँ पे सर, आराम समझाऊंगा वाइंडिंग चैप्टर में, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया था इस चैप्टर में, मैंने बताया भी था आपको कि ट्राइब्यूनल तुरंत भी वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकता है। और जैसे वाइंडिंग अप चलेंगे, वाइंडिंग में सारे सेक्शन लग जाएंगे इस पर कि रिकवरी कैसा होना है, क्या होना है, रिकवरी एज पर वाइंडिंग का प्रोविजन सब लग जाएगा इस पर, ठीक है। तो देखो नॉन अबव नहीं, मर्जर के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं है, मर्ज कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है। वाइंडिंग अप का था एक छोटा सा 2 लाइन था, मैंने आपको लिखवाया भी है साइड नोट्स में, देख लेना, बट इसको वाइंडिंग अप से ज़्यादा लिंक करना, यहाँ पे कम था, ठीक है, क्योंकि जस्ट एन इक्विटेबल बेसिस को ये मैं एग्जांपल समझा देगा, ट्राइब्यूनल तुरंत उसको वाइंडिंग अप कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जामिनेशन बहुत सारा क्वेश्चन बना, अभी जस्ट क्वेश्चन बना था सर, डिस्क्रिप्टिव बन गया था, अब क्या पता एमसीक्यू बनाते हैं। क्या बोला, रजिस्टर इशू अ रिटन नोटिस टू मिस नेहा हु इज एन एक्स एम्प्लॉय, मतलब पास्ट में काम कर रही थी, मान लो इस इतने दूर में वो उस पीरियड में क्या थी, एम्प्लॉय थी, और इसी पीरियड में क्या हुआ, नोटिस इशू किया इसी पीरियड के रिगार्डिंग एओसी एमजेटी 7 रिगार्डिंग, जो एक्स एम्प्लॉय थी। हमने सर पढ़ा था सर 206 में, कोई भी एक्स एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, जो पास्ट एम्प्लॉयमेंट में हो ड्यूरिंग द उस पीरियड का इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रहा हो, तो वो भी लायबल होता है सारे नोटिस का रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। डिमांडिंग इन्फॉर्मेशन, उससे क्या किया, नेहा से क्या मांगा गया, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगा गया, ठीक है। सी इग्नोर्ड, नहीं कर सकते भाई तुम इग्नोर, अगर बोल दिया कि तुम्हें देना है, तुम पास्ट एम्प्लॉय के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि हम तो पहले जुड़े थे कंपनी से, भाई तुम्हें अभी भी जुड़े हुए हो, तुम्हें जो उस समय फ्रॉड किया था, मान लो उस समय फ्रॉड भी नहीं किया, तुम उस समय एम्प्लॉयमेंट में थे ना, तुम्हें अभी भी उस नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर उस पीरियड का आया जिस पीरियड तुम एम्प्लॉयमेंट में थे, मान लो वो 2006 में और 7 में थी, अब केस खुल गया 2004-5 का, तो भाई इस पीरियड में तो एम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं, तो इस पीरियड के रिगार्डिंग आ सकता है, भले तुम एक्स एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो, ठीक है। उसने क्या बोला, सी इज नो मोर एन एम्प्लॉय द कंपनी, हमें क्या पता था, 206 तो बोल दिया ना, तुम उस टाइम थे एम्प्लॉयमेंट, तुम एक्स हो या कुछ भी हो, तुम्हें क्या देना पड़ेगा, तुम्हें उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो सर सिंपल सी बात है, ऑफिसर क्यों देगा, वो खुद देगी, कंपनी क्यों देगा भाई, वो मैंने इस सेक्शन पढ़ाया ना सर, डायरेक्टर एम्प्लॉय कोई भी होगा वो खुद लायबल होगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि उससे असिस्टेंस देना है इंस्पेक्टर को। तो सर ना कंपनी देगी ना ऑफिसर देगी, ये दोनों क्यों आएगी बीच में, प्रोविजन साफ बोला कि वो पर्सन खुद देगा, तो सी इज लायबल टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन, और ये देना ही पड़ेगा। देखो नॉन मत लिखना, देखो इसे मतलब देखो ऑफिसर नहीं देगी क्योंकि पर्सन खुद देगा, जो सेक्शन लिखा हुआ था, कंपनी नहीं देगी क्योंकि पर्सन खुद देगा, नॉन होगा क्योंकि सी तो यहाँ लिखा रखा है, मतलब नेहा के बारे में बात कर रहा है, नेहा खुद देगी, ठीक है सर। 40 या कुछ नहीं है, बोल रहा है क्या, हमने पढ़ा था सर 447 या SFIO के सारे प्रोविजंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेल, मतलब विदाउट एनी बॉन्ड किसी को उठा के ले जा सकते हैं और बेल भी नहीं देंगे। कोई बॉन्ड भी बोल दिया ना कि भाई सर 2 करोड़ का बॉन्ड ले लो, प्लीज बेल दे दो, भाई तुम्हें बेल नहीं देंगे, ठीक है। बट एक्सेप्शंस थे कि बेल मिल सकता है किनको,
अंडर द एज ऑफ 16 ईयर। अगर एग्जाम में आ गया ना 16 ईयर तो सर टिक मार के मत आ जाना, अंडर द एज ऑफ 16 मतलब 15 साल 364 दिन या 15 साल 365 दिन हो गया, 16 साल नहीं हुआ बस, 16 साल से कम वाले, मतलब 15 साल 364 दिन समझ लो, 15 साल 365 दिन समझ लो, बट वो 12 बनना चाहिए, मतलब 16 साल ना हो जाना चाहिए वो बंदा, 16 साल से कम होना चाहिए, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर बोला है। और वुमेन लेडीज है दे सकता है, सिक और इन्फॉर्म पर्सन, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, पुलिस पकड़ने आया, भाई वो बंदा बीमार है, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी है तुम उसको अरेस्ट लेके जेल में जाओगे यार, खुद तो पहले से बेचारा जूझ रहा है अपनी बीमारी से, उसको ठीक करने में टाइम पे दो यार, या एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे एनी ऑफ द अबव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने लॉ में पढ़ा था सर ये 3 लोग को बेल मिल सकता है इफ स्पेशल कोर्ट चाहे तो यहाँ पे ऐसा कुछ वर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ 3 लोग को मिल सकता है, थोड़ा ड्राफ्टिंग सही करना चाहिए था, इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट्स लिखना चाहिए था। अच्छा यहाँ लिखा हुआ देखो, ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, हाँ तो मिल सकता है, इन तीनों को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो मिस्टर शर्मा हु वाज ए की मैनेजर पर्सन, KMP था, ऑफ XYZ लिमिटेड, रिटायर ऑन 12 मई 2018। 12 मई 2018 को क्या हुआ सर, वो रिटायर हुआ। परफेक्ट। एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का क्या हुआ सर, एग्जामिनेशन हुआ फाइनल अकाउंट्स का, मतलब सर AOC 4 का। भाई 31 मार्च 2018 को एग्जामिनेशन हुआ इस बेसिस के रिकॉर्ड पे, तुम 12 मई को बाद में रिटायर हुए, ठीक है, हु वाज रिटायर हुआ था, ठीक है, 12 मई को हुआ था, मतलब इस पीरियड में तुम ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में थे, क्योंकि तुम 12 मई को रिटायर हुए ना, मान लो इसके बाद ही रिटायर होगे ना, 31 मार्च के बाद ही रिटायर हुए होगे, ठीक है। द रजिस्ट्रार कंपनीज फाउंड सम इरेगुलरिटीज इन राइटिंग ऑफ द ह्यूज amount of bad debts and no satisfactory explanation was provided for the same. In such situation the registrar company wants some explanation from the company. Mr. शर्मा, अब बताओ मिस्टर शर्मा को देना पड़ेगा। देखो 31 मार्च 2018 का इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, AOC 4 के बेसिस पे इंक्वायरी हो रहा है, या मान लो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन हो रहा है। शर्मा जी कहाँ रिटायर हुए हैं, शर्मा जी रिटायर हुए यहाँ पे, तो भाई शर्मा जी तो लाइबल हुए ना इस बीच में, सिंपल सी बात। शर्मा जी तो बाद में रिटायर हुए, इस टाइम तो शर्मा जी एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, शर्मा जी तो यहाँ रिटायर हुए हैं। अब कंपनी का फाइलिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रहा है, मान लो इस पीरियड का, शर्मा जी तो थे ना एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन माई रजिस्टर थ्रू रिटन नोटिस सर्व विदाउट, देखो इससे पहले नो शर्मा कैन कॉल बी अपॉन एज इट डू नॉट होल्ड ऑफिस पोजीशन द कंपनी एनी मोर। भाई अभी तुम नहीं कर रहे हो, मैं क्या मतलब, 206 तो साफ बोल रखा है ना, पास्ट इंप्लॉयमेंट में भी, तो अगर तुम पास्ट इंप्लॉयमेंट तभी तुम कर सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। मिस्टर शर्मा कैन बी अपॉन विद पीरियड ऑफ 1 ईयर, देखो कुछ पीरियड नहीं लिखा कि 1 साल में आना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लॉ पढ़ रखा है ऐसा, देखो कंसेप्ट क्लियर है, मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मिस्टर शर्मा कैन बी अपॉन एक्सप्लेनेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। सर 180 डेज सर, यहाँ पे सीज सर सीज होता है सर, मिस्टर शर्मा से सर सीज नहीं हो रहा है, मिस्टर शर्मा से कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, तो 180 डेज सर सीज के केस में, देखो यहाँ पे घुमाता है आपको। अब 180 डेज याद करोगे, बोलेगा यार कहीं तो पढ़ा था, बट आपको ये नहीं पता था कहाँ पढ़ा था। सर सर्च एंड सीजर में 180 डेज हो सकता है, प्लस एक्सटेंशन 180 डेज हो सकता है, इफ रीजनेबल या जस्टिफाइड केस कुछ है तो। डी क्या है सर, मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड बाय द रजिस्ट्रार थ्रू रिटन नोटिस, हाँ ये सही है, रिटन नोटिस भी देना होता है रजिस्ट्रार को, और मिस्टर शर्मा को जाके इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट एम्प्लॉय में अभी हो तो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे MCQ सॉल्व करना सर, कभी ये मत करना ये डी भी पकड़ मत आना, देखो आंसर सही भी हो जाना है तो तीनों ऑप्शन कम से कम पढ़ के आना। अब देखो क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ X लिमिटेड मेक्स अ कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट मारा कहाँ, रजिस्ट्रार पे, फॉर कंपनी दे सेटेड द मैनेजमेंट कंपनी इज इंडल्ज इन डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन, मतलब बोल रहा है ग्रुप क्रेडिटर्स, भाई कंपनी जल्दी जाओ, मैनेजमेंट और कंपनी में मान लो वो फाइल है ना जलाने वाली है, ठीक है, अकाउंटिंग रिपोर्ट जलाने वाली, तुम कुछ पकड़ नहीं पाओगे, इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर लिया तुम कुछ पकड़ नहीं पाओगे, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सब जला देंगे कंपनी। क्रेडिटर्स दौड़ के गए, देखो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स दौड़ के गए कंपनी के मान लो वहाँ पे ROC के पास, अच्छा जल्दी जाओ फाइल फोल्डर जलने वाले हैं। ROC के इंस्पेक्टर क्या किया, देखो रजिस्टर्ड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप द मैनेजमेंट टू टेम्पर विद द रिकॉर्ड्स, इसने क्या किया, तुरंत आया और रोक दिया। द कंपनी वर रिसीव इन मॉर्निंग 1 जनवरी 2019, अब 1 जनवरी को कंपनी रिसीव हुई थी, ठीक है, एंड द ROC इंटर द प्रेमाइसेस विद इन हाफ एन आवर, मतलब कहते हैं ना हाफ एन आवर में, आधे घंटे में पहुंच गए और सर्च करना चालू कर दिया। द कोर्स ऑफ एक्शन एंड रजिस्टर इज राइट, देखो सर्च एंड सीजर हमने पढ़ा है 209 में, ROC इंस्पेक्टर या रजिस्टर कर सकता है, बट उसको स्पेशल कोर्ट का डायरेक्शन या परमिशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार में इंटर एंड सर्च द प्लेस वेयर सच बुक्स आर केप्ट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। भाई कितना भी जल्दी क्यों ना हो जाए, इमीडिएट एक्शन क्यों ना लेना पड़ेगा, वो जला भी रहा होगा ना, तुम्हें स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके आना पड़ेगा। सर हमने कहीं और पढ़ा था, कहीं भी स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं ले सकते। हाँ सर, कहाँ पे, अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना,
देखो ये सर्च सीजर कब होता है, जब आपका इंक्वायरी इंस्पेक्शन ही खत्म हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। बट अगर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया ना, तब यहाँ पे कोई स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए होता, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सर अब कैसे पकड़ोगे, यहाँ पे इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रार। सर जब इन्वेस्टिगेशन चलता है ना तो कोई रजिस्ट्रार नहीं होता, सिंपल कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है और सीजी आता है। इंक्वायरी इंस्पेक्शन तक ही बस रजिस्ट्रार आरओसी होता है। यहाँ पे आरओसी का सारा खेल कहाँ खत्म हो जाता है, 210 इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, आरओसी बोलता है टाटा बाय बाय, अब सीजी और इंस्पेक्टर तुम ही देखोगे। बट यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज़ कर दिया, रजिस्ट्रार, मतलब ये बोल रहा है कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाला सर्च सीजर हुआ है, तो यहाँ पे हमें स्पेशल कोर्ट परमिशन लेके आना पड़ता है। बट यहाँ रजिस्ट्रार काट के सिर्फ इंस्पेक्टर लिख देता, या मान लो सीजी इंस्पेक्टर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिख देता, तब ये सर्च के केस में स्पेशल कोर्ट परमिशन नहीं चाहिए होता। बट यहाँ पे रजिस्ट्रार लिखा था, इसलिए स्पेशल कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है, ठीक है सब। 43 एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 212 कंपनीज एक्ट 2000 इन्वेस्टिगेटिव मैटर इतना 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 इतना। देखो क्या बोल रहा है 212 में, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 212 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है। हमने पढ़ा था सर हम रिलेटेड कंपनीज का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मतलब रिलेटेड कंपनी मतलब मतलब जो अभी है और जो उस टाइम थी, जिस टाइम का हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल किया, उसके रिलेटेड कंपनीज का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मान लो वो उसका भी कर सकते हैं जो कंपनी मैनेज करती थी, एमडी करती थी, या मान लो उसका भी कर सकते हैं जो एम्प्लॉय था उस टाइम पे। बट सर याद रखना, रिलेटेड पार्टी के पास जाने से पहले है ना, एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ था, मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है कि आपको सीजी का परमिशन लेना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट, देखो मैं जहाँ बोलूँगा, देखो ये थोड़ा याद करने का है, बट ये याद करना नहीं है, वहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ भी है और स्टडी मैट में भी था। तो सर ये सब देखो, लॉ को आप क्या याद करो, लॉ को कॉन्सेप्ट क्लियर करो आराम से आप, ठीक है। तो देखो रिलेटेड पार्टी एक तरह से बड़ी चीज़ है ना, रिलेटेड पार्टी को आप जा रहे हो, रिलेटेड पार्टी ऑलरेडी मान लो उस टाइम थी, अभी रिलेटेड पार्टी नहीं है, तुम उसके दरवाजे खटखटाने जा रहे हो कि भाई तुम उस टाइम रिलेटेड पार्टी थे, उस कंपनी में फ्रॉड हो गया, अब हम तुमसे पूछताछ करेंगे। तो रिलेटेड पार्टी बोले किसके परमिशन से आए हो, तो तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे ऊपर स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल ले गए थे ना, यहाँ रिलेटेड पार्टी में जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, याद रखना। ये मेरे को थोड़ा याद, देखो ये दिमाग में बैठाना, याद रखना। ये नोट्स में भी है, थोड़ा नोट्स रीडिंग करोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये कि रिलेटेड पार्टी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके जाना पड़ता है। अब देखो 44 अल्ट्रा लिमिटेड पब्लिक कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 13 मई 2019 आफ्टर 1 year incorporation the shareholder company came to know that some transaction company in accordance। देखो सॉरी, अल्ट्रा लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, परफेक्ट, इनकॉर्पोरेट हुई है 13 मई को, ठीक है। आफ्टर 1 year incorporation the shareholder company came to know that transaction inside the company was not within the prejudicial to the interest of the company or some shareholder decided to take application to the government conduct investigation। देखो सिंपल बोल रहा है कि कितने लोग जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पास इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन लेके। तो सर मैं पढ़ा है सर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन लेने के लिए SR प्लस इंटीमेशन देना पड़ता है हमें उसको, ठीक है। तो ये देखो पहला क्या बोल रहा है, नो शेयर होल्डर डिड नॉट मेक एप्लीकेशन। भाई क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं अगर उनके पास SR प्लस इंटीमेट कर दे सीजी को। सेड नोट कैन मेक एप्लीकेशन विदाउट स्पेशलाइजेशन, भाई नहीं, SR तो पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, SR तो पास करना पड़ेगा। नो शेयर होल्डर इवन आफ्टर पासिंग SR, भाई SR कैन नॉट मेक एप्लीकेशन, देखो नहीं SR पास कर दिया तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, भले सीजी का ओपिनियन है वो करवाए ना करवाए। तो यस शेयर होल्डर पासिंग आफ्टर पासिंग स्पेशलाइजेशन कैन मेक एप्लीकेशन टू सीजी गवर्नमेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, ठीक है। देखो ये सब क्या, ये सब याद होना है। देखो याद है आपको 210 में 3 टिकट पॉइंट, बस उसमें से क्वेश्चन बना के पूछ दिया, ये केस नोट दे दिया, कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एमसीक्यू पे मत भागो, कंसेप्ट क्लियर करो। सर चैप्टर के अंदर कंसेप्ट क्लियर करो, नोट्स को रीडिंग मारो। जितना तुम एमसीक्यू करोगे ना उतना देर में 3 चैप्टर की रीडिंग मार लोगे नोट्स से, मैं कसम से बता रहा हूँ 3-4 चैप्टर की रीडिंग मार लोगे आप 100 एमसीक्यू करने जाओगे तो, और बहुत स्पीड मारोगे। और लॉ क्या है ना पता है, लॉ जस्ट लाइक डिफाइन करना होता है। पहला रिवीजन कर रहे हो आप 10 दिन लगेगा, दूसरा कर रहे हो 5 दिन लगेगा, तीसरा कर रहे हो 3 दिन लगेगा, चौथा के लिए आप 1.5 दिन में रेडी हो जाओगे। बट वो चौथा 1.5 दिन आने के लिए ना आपको 3 रिवीजन तो मारना पड़ेगा नोट्स से, ये मतलब कैसे भी मानना पड़ेगा सर 1.5 दिन के लिए आने के लिए। तब लास्ट में क्या होगा ना, आप बस सेक्शन देखोगे 212 बोलोगे क्लियर, 210 क्लियर, आपके दिमाग में ना बैठ चुका होगा वो चीज़। तो 3 रिवीजन मैं बोलूँगा पक्का मारना, 10, 5, 1.5 के लिए रेडी हो जाओगे आप। और 10 में हेक्टिक मत करना ज़्यादा, आराम से पढ़ना, 2-2 चैप्टर लेके पढ़ोगे काफ़ी है, एक चैप्टर 1.5 चैप्टर लेके पढ़ोगे काफ़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट मिस्टर ऋषिकेश इंस्पेक्टर कंपनी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने अपॉइंट किया ऋषिकेश एज एन इंस्पेक्टर, ऋषिकेश को इंस्पेक्टर अपॉइंट किया टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी ऐसे ऐसे ऐसे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट द कंपनी हैज रिड्यूस द पोजीशन ऑफ मिस्टर गोपाल। देखो हमने पढ़ा था सर, शायद 219 सेक्शन था या था, यहाँ पे क्या होता है ना, मान लो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, तो उस इन्वेस्टिगेशन दौरान हम किसी कंपनी में कंपनी किसी एम्प्लॉय का रैंक रिड्यूस नहीं कर सकती। मान लो CEO से कंपनी नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं बना सकती मान लो, या उसका पोजीशन क्या कर दिया,
डिसएडवांटेज कर दिया उसके लिए, मान लो 60 लाख की सैलरी से उसको 40 लाख कर दी, तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस बीच में तुम किसी एम्प्लॉय को ऐसा करते हो ना, मान लो एम्प्लॉय से गलत करते हो, मान लो किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, रिमूव कर दिया, तो तुम्हें ना अप्रूवल लेना पड़ेगा इसका, ट्राइब्यूनल का, विद इन 30 डेज। मान लो तुम्हें आज एम्प्लॉय को हटाना है, तो इस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अप्रूवल ले लो ट्राइब्यूनल का। अगर मान लो 30 दिन बीत गए तो एप्लीकेशन डालने से ट्राइब्यूनल का अप्रूवल नहीं आया, तो समझना डीम अप्रूवल, फिर तुम हटा दो इस एम्प्लॉय को, ठीक है। तो क्या बोला, यस रिडक्शन ऑफ रैंक इज इंटरनल मैटर ऑफ कंपनी। पागल, रिडक्शन ऑफ इंटरनल मैटर नहीं होता भाई, ट्राइब्यूनल का एप्लीकेशन डालो, 30 दिन वेट करो, 30 दिन नहीं आया तब तुम्हारा इंटरनल मैटर समझ लेना भाई तुम, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इफ कंपनी फाउंड नॉट सुटेबल, भाई कंपनी को लगे मान लो ये बंदा सही में काम नहीं कर रहा है, तब भी तुम्हें 30 दिन एप्लीकेशन देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। तो वेट करो ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, देखो एप्लीकेशन दे दिया, 30 दिन वेट करो ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, 30 दिन के अंदर दे दिया कि तुम्हें नहीं हटाना है, तब तुम ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी अपील करो ना, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। बट ट्राइब्यूनल बोल दे कि कुछ नहीं बोले, तो भाई तुम 30 दिन बाद क्या हो सकते हो, आराम से हटा सकते हो, फिर तुम्हारा इंटरनल मैटर मान सकते हो, तुम हटा दो उसको। भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ट्राइब्यूनल से ऑर्डर 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सी क्या है, नो कंपनी कैन नॉट रिड्यूस द रैंक ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट ट्रायल ऑफ ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज। मतलब जहां पे तुम एप्लीकेशन डाले, मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन डाले ना, तो 30 दिन इंतजार करो। कहते नहीं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बस 30 दिन इंतजार करो। ये बंदा मान लो नहीं भी काम कर रहा है, मजे ले रहा है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर आया, मान लो नहीं आया, पहला नहीं आया, तो कंपनी बोलता है चल निकल, ये निकल जाएगा। मान लो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया, ट्राइब्यूनल बोला कि नहीं निकाल सकते तुम कंपनी को, हम बोलेंगे ट्राइब्यूनल तेज बन रहा है, ये एम्प्लॉय मजे ले रहा है यार, ये काम नहीं कर रहा, तुम बोलो मत निकालो, ये तो गजब हो रहा है, मैं जाऊँगा तुम्हारे ऑर्डर को लेकर जाऊँगा अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। ट्राइब्यूनल बोले निकाल दे इसको, हम निकाल देंगे, सिंपल। नहीं ऑर्डर आया तो डीम निकाल देंगे, ऑर्डर आ गया निकालने का तब भी निकाल देंगे, या ऑर्डर आ गया नहीं निकालने का तो हम तुम्हारे ट्राइब्यूनल, तुम्हारे ऑर्डर पे हम अपीलेट ट्राइब्यूनल पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो कुछ भी है, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तुम कुछ भी एम्प्लॉय से डिसएडवांटेज कर रहे हो ना, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सर कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट है यार। देखो क्या बोल रहा है, वाइल कंडक्टिंग एन इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 207 में इंस्पेक्शन कंडक्शन कैसे होता है बताते हैं हम, कि पावर होता है, वो डाइस वाले पावर है इंस्पेक्टर के साथ, सब एम्प्लॉय को असिस्टेंस देना पड़ेगा, इंस्पेक्टर आएगा तो उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, ये सब प्रोवाइड करो। अब क्या हुआ, द इंस्पेक्टर सीक्स नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डायरेक्टर से मांगा, दैट डायरेक्टर फर्निश नेसेसरी, डायरेक्टर ने फर्निश भी किया। अब द इंस्पेक्टर प्रिपेयर द इंस्पेक्टर रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द होम टू द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, किसको देता है, देखो इंस्पेक्टर मान लो रिपोर्ट बनाया, किस बेसिस पे, 206 207 इंक्वायरी इंस्पेक्शन बेसिस पे रिपोर्ट बनाया, 208 में बनता है इंस्पेक्टर का रिपोर्ट इंक्वायरी बेसिस पे। अब किसको देता है इंस्पेक्टर, भाई सीजी को देता है ना, सिंपल, सीजी को देता है। और इस रिपोर्ट में क्या लिखता है, चेक बोलता है इंस्पेक्टर कि देखो सर फर्दर रिकमेंडेशन देता है इंस्पेक्टर कि इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं करना है, या सेकंड क्या बोल सकता है, बोल दे कि सर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, ऑल नीट एंड क्लीन है, आप देख लो जो करना है। तो ये सीजी पर डिसीजन है, तो किसको देना है, द इंस्पेक्टर रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू सीजी। सेक्शन कौन सा बोलता है, 208 पढ़ा हुआ हमने। एंड इंस्पेक्टर हैज राइट टू मेक रिकमेंडेशन। अब इंस्पेक्टर, क्योंकि इंस्पेक्टर ने तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन किया है, उसके पास उसने ही तो सब कुछ देखा है, कंपनी में जा जाके पूछताछ किया है, बुक्स देखा है, तो उसी को पता होगा ना कि मान लो कंपनी में 500 करोड़ का झोल लग रहा है इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर में रिपोर्ट में लिख सकता है कि सर इन्वेस्टिगेशन चालू करो, आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करो, हमारा काम खत्म सर, अब तगड़े से इन्वेस्टिगेशन चालू करो। या इंस्पेक्टर लिख दे कि सर ऑल नीट एंड क्लियर है, सब लोग तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रॉपर लग रहा है, कोई फ्रॉड नहीं लग रहा है, तो सीजी तब भी सोचेगा। तो देखो बस इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, एक रिकमेंडेशन दे सकता है। बी में क्या था, द इंस्पेक्टर सैलरी सबमिट टू रजिस्ट्रार, आरओसी थोड़ी देगा, सीजी देगा, सीजी को देगा। द इंस्पेक्टर सैलरी सबमिट टू ट्राइब्यूनल नहीं भाई, ट्राइब्यूनल नहीं, सीजी। 210 तक तो सारा गेम सीजी का होता है। द इंस्पेक्टर से सबमिट टू, भाई सीरियस फ्रॉड कहाँ से आ गया, 210 में पहले इन्वेस्टिगेशन होगा तब तो आगे इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा संगीन होगा तब सीरियस फ्रॉड होगा, डायरेक्ट क्यों सीरियस फ्रॉड हो जाएगा भाई इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बेसिस पे। वो तो इन्वेस्टिगेशन बताता है कि ज़्यादा सीरियस है तो SFIO दो, वरना नॉर्मल कराओ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ये एमलगमेशन है, अभी हमने चैप्टर नहीं किया तो इसको होल्ड करते हैं, बट हाँ उनके लिए मैं बता देता हूँ कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ तक, जितना पढ़ाया मैंने ऊपर भी देख लिया, डायरेक्टर्स में कुछ चेंजेस नहीं है। देखो अमेंडमेंट ज़्यादा कहाँ पे पता है, अमेंडमेंट ज़्यादा रहा है पेनल्टी सेक्शन में, अभी हाल फिलहाल अमेंडमेंट आया पेनल्टी में। डायरेक्टर में आया कहाँ पे सर, डेटा बैंक में, डेटा बैंक में अच्छे खासे अमेंडमेंट आया, बट डेटा बैंक से क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं है अभी MCQ में ऊपर में। और कहाँ अच्छा चेंजेस आया, और चेंजेस छोटे छोटे आया है, बट MCQ तो ICAI भी तेज है ना सर, ICAI वो MCQ उठा रहा है जहाँ पे अमेंडमेंट होने कम चांसेस है, क्योंकि ICAI नहीं चाहता बार बार केस सीनरी को अपडेट करूँ क्या करूँ, उसने ऐसे उठा लिया है जो दिखता है वो रिजिड है टाइप के, मतलब दिख रहा है 2-3 साल से वो लॉ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसी को उठा के उसने MCQ बनाए अपने। अब जहाँ चेंज होगा मैं बता दूंगा, अभी तक तो मेरे को कहीं नहीं दिखा था चेंजेस, ठीक है। अब आते हैं हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया। अब आते हैं सर कौन सा चैप्टर में पढ़ा था हमने, प्रिवेंशन ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट पढ़ा था। देखो क्या बोल रहा है, देखो द प्रॉफिट ऑफ कीप ग्रोइंग लिमिटेड, मान लो ये कीप ग्रोइंग लिमिटेड, ठीक है, कीप ग्रोइंग लिमिटेड है, फॉर द फाइनेंशियल 2018-19
डाउन हो रहा है, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, कंसिडरेटली ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन की वजह से प्रॉफिट डाउन हो रहा है। देयरफॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोनाफाइड डिड नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑब्जेक्टेड टू बोर्ड डिसीजन, और वो पता क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होना, बोर्ड मेंबर्स बोल रहे हैं, मेंबर देखो मेंबर जा सकते हैं ऑपरेशन में, पढ़ा है सिर्फ 2 लोग जाते हैं, मेंबर जा सकता है और सीजी सो मोटो जा सकता है, बट डिविडेंड नहीं मिलना इज ऑपरेशन, ये तो नहीं पढ़ा था हमने। डिविडेंड नहीं मिलना इज नॉट ऑपरेशन सर। मेंबर जा सकता है बट डिविडेंड मिलना इस ऑपरेशन थोड़ी ना होता है, वो किसी का लॉफुल राइट छीनना ऑपरेशन होता है, किसी मेंबर का लॉफुल राइट तो नहीं छीना, कंपनी ऑलरेडी रिसेशन में चली है, डिविडेंड कहाँ से दे देगी तुम्हें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मेंबर कहाँ चले गए, ट्रायल पास ट्रायल हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो भाई डिविडेंड नहीं मिला तो ऑपरेशन ही नहीं है, तो कंटेंशन मेंबर शैल बी टेनेबल, पागल है, टेनेबल कहाँ से हो जाएगा। द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड शैल अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। अब देखो द एक्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर हु एक्ट बोनाफाइड नॉट टू रिकमेंड एनी शैल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, हाँ ये है, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड नहीं मिलना, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड नहीं किया, वो ऑपरेशन थोड़ी ना होगा, सेल अमाउंट ऑपरेशन थोड़ी ना हो जाएगा, या मेंबर का कंटेंशन राइट नहीं था, तो बचा क्या, द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु एक्ट बोनाफाइड, बोनाफाइड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका क्या गलती है, नॉट टू रिकमेंड एनी डिविडेंड सेल नॉट अमाउंट टू, भाई वो ऑपरेशन नहीं होता, सेल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, तो सी, ठीक है। देखो the majority of shareholders of Vegan Industry Limited passed the resolution to alter his AOA, AOA में alter करना है, ठीक है, and give the director to power to transfer share of any shareholders who compete with the Indian company business mixer Akshat, who is a shareholder of Vegan Industry Limited, also carrying competing business, challenge the validity operation against minority state validation contract, ठीक है। देखो क्या बोलना है, सिंपल बोल रहा है, देखो मैंने क्या बताया था, अगर कुछ भी अल्ट्रेशन इन AOA या MOA हो रहा है, ठीक है, और या मान लो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, मान लो AOA MOA हो रहा है, या मान लो कुछ भी ऐसा हुआ, मान लो कि चेंज इन मैनेजमेंट हुआ, ये हमने पढ़ा था सर, 2-3 ट्रिगर पॉइंट है, तो सर ये सब होना सर इससे ऑपरेशन थोड़ी ना होता है सर। मैंने क्या बोला, देखो ये होना ही ऑपरेशन नहीं होता है, इसके साथ क्या होना चाहिए, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर या ऑपरेसिव टू हिम जिसने एप्लीकेशन डाला है, वो यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है कि वो प्रीजुडिशियल था, मान लो ठीक है अल्टर हुआ, आर्टिकल में अल्टर हुआ, नो डाउट अल्टर हुआ, आर्टिकल में पावर भी दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मान लो ट्रांसफर भी किया पावर, बट ऐसा लिखा है कि यहाँ पे प्रीजुडिशियल हुआ किसी कंपनी के खिलाफ, या मान लो किसी पर्सन पे ऑपरेसिव हुआ है, नहीं ना, तो सर नॉट वैलिड बिकॉज इट वॉज डन इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, नहीं ऐसे नहीं, देखो नॉट वैलिड बिकॉज अल्ट्रेशन ऑफ AOA इज डन एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। देखो AO में नॉर्मली प्रोविजन के एक्ट के द्वारा इसने किया है, बट यहाँ पे वर्डिंग क्या रहता है, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट होता, या मान लो चेंज इन मैनेजमेंट होता जो प्रीजुडिशियल तो किसी मेंबर के खिलाफ जा रहा है तब, तो यहाँ सारा गेम था सर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट का गेम था, मतलब पॉइंट नंबर A और B हमने पढ़ते आए सर 244 में A या 241 में एप्लीकेशन देते हो तो A B के बेसिस पर एप्लीकेशन देते हैं, तो वहाँ पे A B हमें कहीं दिख ही नहीं रहा था, हमें बस देखा कि AO में चेंज हुआ है, तो AO में चेंजेस होना इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब वो ये नहीं बताता कि प्रीजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब वर्डिंग लिखना चाहिए यहाँ पे। तो सर क्या बोल रहा है, AO के द्वारा प्रोविजन ठीक है, नॉट वैलिड, ठीक है, कंडीशन नहीं बैठ, तुम कैसे लेके चले जाओगे, ऑपरेसिव हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तो नॉट वैलिड। वैलिड कैसे वैलिड, प्रीजुडिशियल कहीं लिखा ही नहीं है, नॉट वैलिड बिकॉज इट वाज डन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, हाँ ठीक है इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हुआ है, क्योंकि वर्डिंग कहाँ था, नहीं था, वर्डिंग कहाँ है, बताइए टेस्ट किधर है, तो वेयर इज प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ है, कुछ नहीं है, बस अल्टरिंग आर्टिकल हुआ, होता है सर हर कंपनी में होता है, बट ये अल्टरेशन होना प्रीजुडिशियल हो जाता है, तब होता क्या सर, तब होता कि हाँ शेयर होल्डर्स जा सकते हैं ऑपरेसिव का बहाना लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड, सो A एंड B, इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों पढ़ के आना, सब ऑप्शन पढ़ के आना, दोनों जगह नॉट वैलिड दे रहा है, दोनों जगह पॉइंट ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में हुआ है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट नहीं हुआ है, और क्या हुआ सर अल्टर आर्टिकल एज पर प्रोविजन हुआ है, नॉर्मल प्रोविजन में अल्टर आर्टिकल होता है, बट यहाँ पे वर्डिंग बस मिसिंग था, ठीक है, थोड़ा ड्राफ्टिंग में ठीक करना होगा, लेकिन ड्राफ्टिंग क्योंकि कंप्लीट ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब देखो 60 क्या है सर, 60 देखो ये सब क्वेश्चन मैं बताऊँ, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं MCQ में, वो क्या है, मॉन्स्टर प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी इन विच देयर आर 9 शेयर होल्डर्स, ठीक है, कितने सर आराम से बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, 9 शेयर होल्डर्स है कंपनी में ही, द इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी इज 1 करोड़, इशूड देखो हम आगे ऑपरेशन चैप्टर में, यहाँ पे पता है हमें सारा इशूड ही होता है, तो इशूड कितना है 1 करोड़, परफेक्ट। दे वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT पर जाना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉड या ऑपरेसिव का बहाना लेके, स्टेट हु कैन अप्लाई टू NCLT, अब पूछा हु कैन अप्लाई, तो 241 का होना चाहिए, बट 244 में एप्लीकेशन का लिमिट दिया हुआ है, तो कौन कौन जा सकते हैं, तो देखो इस बेसिस पे देखो ये बोला इस केस सिनेरियो में कितने लोग जा सकते हैं या कौन कौन जा सकते हैं, ठीक है, हु कैन अप्लाई,
तो हमने पढ़ा है सर, क्या क्या पढ़ा, देखो अभी नीचे नहीं आता, पढ़ा क्या क्या हमने, हमने पढ़ा सर 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ मेंबर्स, क्लास वाला आ जाता है तो 5% है, याद रखना, और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। देखो क्या क्या यहाँ पे हमें इशूड शेयर कैपिटल के बारे में पूरी बातें दी गई है कि कंपनी का, अच्छा दिया कंपनी के शेयर कैपिटल इशू इतना है, क्या ये दिया गया है कि ये जो शेयर होल्डर्स है, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो ये भी थोड़ा ड्राफ्टिंग है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कितने लोग जा रहे हैं, बट यहाँ में साफ हो जाए कि कितने लोग इस केस को देख के आपको लग सकता है जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन पे आओ, देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 100 मेंबर्स, मतलब बोला कि 100 मेंबर चाहिए ही चाहिए, इस केस में देख के लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट इस केस में देखो आपको क्या लग रहा है सर, देखो 100 मेंबर और 1/10 मेंबर, कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, प्लस कंपनी की टोटल मेंबर ही 9 है, तो 9 का 1/10 कितना हुआ सर, 0.90 मान लो, तो मतलब एक पर्सन भी अकेला जा सकता है। हमने इसका क्वेश्चन भी लिखा था स्टडी में डिस्कशन में, देखो इसका मोटा मोटी पूछने का मतलब यही था, क्या सिंगल पर्सन जा सकता है, तो देखो सर 100 मेंबर, एटलीस्ट 100 मेंबर ही चाहिए, नहीं चाहे तो एक मेंबर भी हो ना, एक मेंबर भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी में टोटल 9 मेंबर, हमने पढ़ा सर 1/10 ऑफ मेंबर होता है, 9 का 1/10 कितना हो गया, मान लो 0.87 मान लो, तो एक मेंबर भी, सिंगल मेंबर भी एप्लीकेशन लेके जा सकता है, तो एटलीस्ट 1 मेंबर भी एप्लीकेशन लेके जा सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं पड़ा 10 मेंबर, क्योंकि 10 मेंबर कब होता है, कंपनी में अगर 100 मेंबर होते हैं तो 1/10 होता है, बट कंपनी में 9 ही मेंबर है, तो सिंगल पर्सन भी जा सकता है, तो बोलता है एटलीस्ट एक पर्सन भी जा सकते हैं, ठीक है। अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 10 शेयर होल्डर्स, 10 शेयर होल्डर्स है, ए मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर इतना स्टेट मिनिमम राइट टू अप्लाई इन ट्रिब्यूनल, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अस्तर लिमिटेड का 10 शेयर होल्डर, कंपनी में 10 ही शेयर होल्डर्स है, अ मेंबर, देखो ये वर्डिंग मेरे को पता है हमेशा बहुत कंफ्यूज करती थी सर, वर्ड ए मेंबर मतलब सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, ए मेंबर, अ मेंबर मतलब सिंगल एक पर्सन क्या कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है लेस देन 1/10, मतलब सर ना कि 100 का लिमिट क्राइटेरिया हो रहा है, क्योंकि कंपनी में तो टोटल कितने मेंबर्स है, कंपनी में टोटल 10 ही मेंबर्स है, तो ये तो नहीं हुआ 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल होल्ड कर रहा है, नहीं सर यहाँ पे साफ लिख दिया लेस देन 1/10 है, तो सर बचा क्या, बचा सर जितने मेंबर्स है ना उसका 1/10, मतलब कंपनी मेंबर कितने हैं, कंपनी मेंबर ही 10 है, इसका 1/10 क्या हो गया सर 1, तो सिंगल पर्सन भी जा सकता है, ए मेंबर कैन अप्लाई बीइंग 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 10 के रिगार्डिंग 1/10 मतलब इक्वल टू 1 मेंबर जा सकता है, मतलब अ मेंबर कैन अप्लाई जा सकते हैं। देखो या सिंगल मेंबर कैन नॉट अप्लाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिंगल मेंबर भी जा सकता है, हमने पढ़ा भी अच्छे खास क्वेश्चन में देखे हैं, ए मेंबर कैन नॉट अप्लाई इज होल्डिंग लेस देन 1/10, भाई कोई बात नहीं, दो कंडीशन है, 3 कंडीशन है ना, दो नहीं सेटिस्फाइड, थर्ड वाला सेटिस्फाइड तो हो रहा है ना, 10 का 1/10, 1% जा सकते हैं, यहाँ पे 12 कर देता, फिर इसका 1/10 होता 1 पॉइंट समथिंग 2, फिर यहाँ पे 2% चाहिए होते हैं, ठीक है, तो 10 तक में सिंगल पर्सन जा सकता है, कंपनी में टोटल मेंबर ही 10 है, तो 10 का 1/10 1 ही होगा, तो सिंगल पर्सन ही जा सकता है अगर 10 मेंबर तक है कंपनी में, तो ए मेंबर कैन नॉट अप्लाई, भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, तो यस ए मेंबर कैन अप्लाई इफ 110 मेंबर है, तो देखो अब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये थोड़ा केस लॉस पे है, ठीक है, देख लेना, इसका रीडिंग मार लेना। अब मैं आता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल, देखो इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हो, अब ज़्यादा हिट कर रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो मिस्टर डेरेक अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर रजिस्टर हिमसेल्फ टू बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एक सेकेंड, ठीक है, देखो मैं इसका एक केस लॉ बताता हूँ, ठीक है, एक केस लॉ पे था, देखो हमने जब केस लॉ पढ़ा ना कल कि डिविडेंड ऑपरेशन नहीं होता, इसका एक केस लॉ और था, सुनो, मान लो जैसे हमने आगे देखो ये मैं 196 सेक्शन पे लिंक कराऊंगा, लेकिन अभी समझ लो क्या है, मान लो जब एमडी होता है ना, एमडी उसको अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और उसको सब्सिक्वेंटली रेटिफाई करता है, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज 1 अप्रैल को एमडी अपॉइंट कर लिया, देखो एमडी मैनेजर WTD से होता है मैनेजरल पर्सन, देखो नॉर्मली डायरेक्टर अपॉइंट करता है कौन, कंपनी में जनरल मीटिंग से पढ़ेंगे सर, अभी मेन कंपनी पढ़ेंगे, इसको समझ लो, अभी समझा रहा हूँ जो, बट एमडी जो होता है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, मतलब ऑलरेडी बोर्ड मेंबर में डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एमडी को, मान लो यहाँ पे 1 तारीख को एमडी अपॉइंट हुआ, और ये जो एमडी अपॉइंट होता है ना, ये एक तरह से ना कंपनी में लाया गया, अभी खड़ा है, बस काम कर रहा है खड़े होके, बट बैठेगा कब, जब ये सब्सिक्वेंटली रेटिफाई हो जाएगा मेंबर के द्वारा इन जनरल मीटिंग, मतलब बस कंपनी में लाने के लिए बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, बट कंपनी के कुर्सी पर बैठाने के लिए जनरल मीटिंग में मेंबर्स को अपना डिसीजन पास करके इसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि इस बीच में कुछ गलत हुआ तो क्या ये ऑपरेशन हो सकता है, मतलब ये मेंबर जाके बोल सकते हैं कि एमडी ने गलत किया, तो नहीं, ठीक है, तो एक केस लॉ था, बस इसको समझ लेना, बस यही था कि मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया, अब बीच में ऑपरेशन हुआ, एमडी कर रहा है, तो क्या तुम शेयर होल्डर्स इस बेसिस पे लेके जा सकते हो कि टर्मिनल पास सर ऑपरेटिव हो रहा है, भाई तुमने अभी अपॉइंट ही नहीं किया, तुम्हारे साथ क्या ऑपरेटिव हो रहा है, ये एमडी अपॉइंट ही नहीं हुआ है, बस ये भी खड़ा है, बैठेगा कब, जब तुम अपॉइंट करोगे, तो इस बेसिस पे हम उसको लेके नहीं आ सकते कि ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। 64 है, केस लॉ है, समझ लेना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 चैप्टर खत्म हो गए,
मेन क्या था सर, क्लास सेक्शन देख के आना, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्लास सेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं दिखा इसमें, हो सकता है अमेंडमेंट अभी आया था 2021 के बाद आया, तो क्लास सेक्शन देख के आना। देखो एक मैं बता दूंगा, क्लास सेक्शन क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे, और क्लास सेक्शन में क्या सर अच्छे खासे नंबर है, डिपोजिटर्स को ऐड किया गया, और सर क्वेश्चन पूछा था दिसंबर टर्म में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो एमसीक्यू करते हैं, क्लास सेक्शन के एमसीक्यू करके जाना, एमसीक्यू नहीं कर जाना, कंसेप्ट भी करके जाना। कंसेप्ट क्या बोलता है सर, सिंपल सी बोलता है 100 मेंबर और 5% मेंबर, और लिस्टेड है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड है तो 5% इशूड शेयर कैपिटल। बस ये देखो, बस ये नंबर करके आना, एग्जाम में मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा सर, गारंटीड मिलेगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। सर क्या पढ़ा हमने, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, क्या था सर, विदेशी फॉरेन कंपनी एस्टैब्लिश प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता। ठीक है, कोई कंपनी है उसने कोलकाता में बिजनेस स्टैब्लिश किया, परफेक्ट। हम देखो चैप्टर रिकॉल करेंगे, वेस्ट बंगाल टू सीक डिलीवर वेरियस जॉब। देखो हमने क्या पढ़ा था, कोई कंपनी है, देखो ये कंपनी डायरेक्ट बाहर फॉरेन कंपनी, जो ऑलरेडी फॉरेन कंपनी बोलती है, मतलब 242 सेटिस्फाई है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, तीनों साथ होती है तो फॉरेन होती है। तो इसने बता दिया क्वेश्चन ने कि ये फॉरेन कंपनी ऑलरेडी है। ठीक है, अब क्या कर रही है, ये स्टैब्लिश कर रही है कहाँ पे बिजनेस, कोलकाता में। अब इसको क्या करना पड़ता है, हमें पढ़ा था फॉरेन कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट डिलीवर करना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, डायरेक्टर डिटेल्स होते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया होता है, डायरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, क्या डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाइड अगर नहीं कर रहा है, कोई पर्सन इंडिया में ऑथराइज किया है उसका डिटेल बताओ, क्योंकि उसको ही नोटिस जाएंगे तो डीम्ड हो जाता है कि फॉरेन कंपनी नोटिस चला गया। ये सब है, डायरेक्टर के केवाईसी करना होता है, डायरेक्टर का नेम डिटेल एड्रेस वैड्रेस सब बताना पड़ता है। भाई सिंपल करता धरता बताओ, जो तुम्हारा आरओसी बनने वाला है, तुम्हारी फॉरेन में कोई और करता धरता ठीक है, बट इंडिया में तुम आप काम करने आए ना, इंडिया करता धरता बताओ कि तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा डिटेल्स सब बताओ। ठीक है, अब बताए हमने कंपनी ने बोला कि हाँ डिटेल बता रहे हैं, अब पूछा किस आरओसी को डिटेल बताओगे, कब जहां कंपनी रन कर रही है कोलकाता में, नहीं हमने क्या पढ़ा था सर, कंपनी इंडिया में कहीं हो, कंपनी यूपी में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में हो, चेन्नई में हो, कहीं भी हो, उसको किस आरओसी में सबमिट करना है सर, उसको सबमिट करना सर दिल्ली आरओसी को। सर कितने दिन में, आने से 30 दिन पहले, नहीं सर आने के 30 दिन बाद, यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ से विद इन 30 डेज। ये सब पढ़ा होता था, हमारा फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा होता। देखो विद इन ओवर वेस्ट बंगाल नहीं, 15 दिन नहीं सर, 30 दिन प्लस न्यू दिल्ली, 15 दिन नहीं 30 दिन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आने के पहले नहीं आने के बाद, और कहाँ पे सर, न्यू दिल्ली, परफेक्ट डी। देखो यही सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, बस कंसेप्ट क्लियर रखो, ये 15-15 दिन आपको याद आगे काट ही देना सर, इस क्वेश्चन मत करना, दिमाग में काट देना। अब देखो 30 दिन देख लिया, एक कंडीशन सेटिस्फाई, क्या वेस्ट बंगाल, नहीं से हमने पढ़ा है सर, कहीं भी हो, न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डिस्क्रिप्टिव में पूछता है, ये सेम क्वेश्चन। अब देखो फाइन है, ठीक है, मैं फाइन क्या बताऊँ इसमें, बट ये फाइन याद कर लेना एक बार कि कुछ भी गलत ऑफेंस किया उसने तो 1 लाख से 3 लाख कंपनी पे लग सकता है, और कंटिन्यू ऑफेंस के लिए 50,000। ये देखो ये याद कर लेना, मैं जो बोलूँगा याद कर लेना सर, ये याद करके जाना एग्जाम में, क्वेश्चन है यहाँ पे, इसीलिए तो देख लो एक बार। अस्तर लिमिटेड फॉरेन कंपनी विद प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया वाज कंडक्ट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, डाटा इंटेचेबल एंड डाटा सप्लाई, द कंपनी सेल्फ, कंपनी ने क्या किया, डिलीवर्ड डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करना आरओसी में भूल गया। तो भाई तुम कोई भी प्रोविजन का उल्लंघन करोगे ना इस चैप्टर के, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के, हमने पढ़ा सर 1 लाख से लेकर 3 लाख, 3 लाख 5 लाख 3 लाख तक लग सकता है इसी बीच में। ठीक है, और कंटिन्यू ऑफेंस का आपका 50 लग सकता है। बस इसमें एक चीज़ अमेंडमेंट क्या आया था, जो ऑफिसर है ना उसको अब जेल नहीं होगा, ये अमेंडमेंट था, याद रखना। यहाँ पे मैं करवाते चल रहा हूँ, अमेंडमेंट जो था मैं बताते चलूँगा। अब जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा ना, पहले क्या था, पहले उसको जेल भी हो सकता था। अब क्वेश्चन में आ जाए ना कि उसको 6 महीने का जेल होगा, उसको 9 महीने जेल होगा, उसको 12 महीने जेल होगा, उसको जेल नहीं होगा, तो सर ये जेल नहीं हो सकता अब ऑफिसर को। ठीक है, तो ये टिक मार के आना, जेल नहीं हो सकता, अमेंडमेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट कर सकता है, जो आईसीआई नहीं करेगा किया, बट क्वेश्चन चांसेस यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है कि ऑफिसर के बयान में दे दे, तो ऑफिसर को क्या सर, ऑफिसर को जेल नहीं हो सकता, याद रखना। अब क्लियर कट बोल दिया, अब फॉरेन कंपनी के ऑफिसर को जेल नहीं हो सकता। ठीक है, देखो क्या बोला है, रेडिस लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड। ठीक है, although it has no business established in India, yet is it engaged in online business through remote delivery of healthcare service in India. State the incorrect statement। देखो एग्जामिनेशन गलती हुई है, सबसे हुई है, हमसे भी होती है, क्या होती है देखो, पढ़ तो लिया हमने, कंपनी रजिस्टर कहाँ हुई है, थाईलैंड में हुई है, कंडीशन सेटिस्फाइड, रजिस्टर बाहर हुई है, नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया, येट इट इज एंगेज इन ऑनलाइन सर्विस। हमने पढ़ा सर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया होने से ये नहीं होता कि उसका बिल्डिंग होना चाहिए, इफ वो ऑनलाइन सर्विस में भी है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इंक्लूड्स बिजनेस थ्रू इटसेल्फ, थ्रू एजेंट और थ्रू ऑनलाइन, मतलब क्लाउड लॉड के थ्रू दे रहा है, मतलब टेली मार्केटिंग कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। जरूरी नहीं को बिल्डिंग खड़ा कर दी तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, मतलब सर्वर भी क्रिएट कर दे तो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, बट सिर्फ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो ठीक है, कंपनी जरूरी नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या हुआ, एक बिल्डिंग खड़ा करना होता है। ठीक है, कंपनी ऑनलाइन बिजनेस में, हमने पढ़ा सर प्लेस ऑफ बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस आते हैं, और बट वो ऑनलाइन बिजनेस से सर याद रखना बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बिजनेस कर दिया बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो बिजनेस एक्टिविटी तो होनी चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब बोला इसमें क्या, देखो ये वर्ड पे मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, जो भी एमसीक्यू करते हो ना ये वर्ड पे ध्यान देना, करेक्ट इनकरेक्ट सर गंदी वाली गलती होती है, भयानक गलती होता है सर, मैं क्या बताऊँ, रोना आता है कभी कोई गलती देख के मेरे को अपने आप पे, कोई बात नहीं।
क्या बोला, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब 3 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो पहले करेक्ट ढूंढो। देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश इन इंडिया। देखते हैं, इट इज़ अ फॉरेन कंपनी बीइंग इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू टेलीमेडिसिन। ठीक है, फॉरेन कंपनी है, हमने पढ़ा है सर बिजनेस एक्टिविटी थ्रू टेलीमेडिसिन या टेलीकम्युनिकेशन या मान लो ऑनलाइन मोड कर सकती है। ठीक है, ये मेरे को सही लग रहा है। इट इज़ अ फॉरेन कंपनी बिकॉज कंडक्टेड बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर टेली मेडिसिन होता है, टेली कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर में थी इसलिए टेली मेडिसिन बोल दिया। टेली मेडिसिन मतलब क्या हुआ, जो ऑनलाइन मेडिसिन का बिजनेस करे वो टेली मेडिसिन। ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो कुछ गेमिंग होगा, टेली गेमिंग मतलब सामने सब मतलब टेली मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग कर रहे तो टेली मतलब क्या हुआ, टेली मेडिसिन टेली मार्केटिंग ये सब क्या होगा, ऑनलाइन होता है। तो ठीक है, कंपनी का बस ऑनलाइन मेडिसिन में है या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, दोनों सही लग रहा है। ठीक है, इट इज़ अ फॉरेन कंपनी एज इट कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, अब क्या बोला, इट इज इंगेजिंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू रिमोट डिलीवरी। डिलीवरी कर रहा मतलब ऑलरेडी एज्यूम है ना, ये बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, तो ये भी सही लग रहा है। अब ये ए में क्या बोलते हैं, इट इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। भाई क्यों, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि प्लेस ऑफ बिजनेस में इंक्लूड नहीं होता, ऑनलाइन होता है, तो ये फॉरेन कंपनी है, तो ये गलत हुआ। तो ये इनकरेक्ट वाला याद रखना सर, आराम से करके आना इनकरेक्ट वाला। ठीक है, और कुछ तो खासा है नहीं इसमें, सारे इजी है। एक ये देख लो, अब फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, डिजिटल मोड इतना ईयर एंडिंग के बाद यही बोला है कि फाइनेंशियल कितने दिन में सबमिट करना होता है। तो हमने पढ़ा है सर फाइनेंशियल के लिए मान लो 31 मार्च खत्म हुआ तो यहाँ से 6 मंथ लगते हैं, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट होते ही उसके भी तो ट्रीटमेंट ऑडिटर चेक करेगा, इसलिए बोलता है कि थोड़ा अच्छा टाइम देंगे, 6 मंथ का टाइम देंगे। ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब देखो सर यहाँ पे याद रखना, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल मतलब सर 31 मार्च वाला, मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पे 31 मार्च खत्म हुआ, विद इन ए पीरियड 6 मंथ के अंदर कभी भी तो अपना क्या करो, फाइनेंशियल सबमिट कर देना, फाइल कर देना, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देना रजिस्टर पास। तो 6 मंथ क्यों बोला सर हमने, क्योंकि पता था यहाँ पे 31 मार्च खत्म हुआ, कुछ एडजस्टिंग इवेंट भी होते हैं बोर्ड रिपोर्ट साइन होने तक, तो इसको भी तो कंसीडर करके थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया। तो याद करने टेक्निक है, मान लो 3 महीने में एडजस्टिंग इवेंट हुए, इसको भी तो चेक करेगा ऑडिटर, तो बोला 3 महीने और ले लो, तो 6 महीने लगभग मैक्सिमम 6 मंथ ले सकता है ऑडिटर। ठीक है, देखो अब मैं एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, 71 में ना सर थोड़ा ड्राफ्टिंग एरर था, क्यों बताऊंगा, मैं बताता हूँ ड्राफ्टिंग एरर कैसे था। देखो, और आज का सर लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये, हाँ आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्बिट्रेशन कंसलेशन नेट का एमसीक्यू नहीं आता है, क्योंकि वहाँ से सर डिटो 3 नंबर का 4 नंबर का थ्योरी पेपर आता है, तो उससे ज़्यादा वेटेज की उम्मीद मत रखना, एमसीक्यू आ जाएगा। 1 नंबर का आ सकता है, बट चांसेस क्या है 4 नंबर का थ्योरी आने के लिए। एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, और सबसे ज़्यादा एमसीक्यू कहाँ आएंगे सर, ऑपरेशन एंड इंक्वायरी इंस्पेक्शन से। सर 5-6 नंबर का तो मेरे को लगता है 4-5 नंबर का एमसीक्यू आ ही जाता है 2-2 नंबर वाले में। ठीक है, तो उसको उस चैप्टर को मैंने अच्छे से करवाया है, आराम से करना, रिवीजन अच्छे से करना। देखो ये क्वेश्चन मेरे को 71 में गलत दिखा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते। देखो मैंने क्या बोला, सारा कॉन्सेप्ट है सर, सारा कॉन्सेप्ट था। क्या याद करोगे, 6 मंथ याद कर जाओगे, 6 मंथ रट्टा मारोगे नहीं, कंसेप्ट है। 3 महीने टाइम लगता है, मान लो याद में टेक्निक है, 3 महीने टाइम लगता है एडजस्टिंग ठीक करने में, बोला कि 6 महीने और 6 महीने तक ले लो, अच्छा खासा टाइम, ऑडिटर को अच्छा खासा टाइम दिया, 6 मंथ का टाइम दिया कि अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करो, कंपनी बोला आरओसी को। ठीक है, 30 डेज इतना जल्दी क्या है भाई, नहीं कर सकते। 3 महीने मान लो एडजस्टिंग इवेंट ही सॉल्व होता है, 60 डेज भाई ये भी तो 3 मंथ से कम हो गया। 6 मंथ मतलब अच्छा खासा टाइम दिया ऑडिटर को, मतलब आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, फॉरेन कंपनी बड़ी कंपनी बाहर से आई आराम से बनाओ, तो ये आराम से बनाओ, 6 महीने दिया। अब देखो मन्नत कंपनी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ मैं। मन्नत कंपनी LLC एक कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कंपनी बाहर बनी है। प्रपोज टू स्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, अभी प्रपोज किया है, क्या प्रपोज किया है, बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करेगा, कहाँ पे, मान लो यूपी। ठीक है, अभी प्रपोज किया है, नहीं प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है नहीं, प्रपोज किया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। हाँ कर सकता है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में हमने पढ़ा है थ्रू इटसेल्फ, थ्रू एजेंट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, बट बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया इसने, प्रोस्पेक्टस इशू किया, किसको इशू किया, सिटीजन ऑफ इंडिया को। क्या कर सकता है, देखो सर प्रोस्पेक्टस के साफ लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी नहीं, कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। मान लो वो फॉरेन कंपनी नहीं भी है ना, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी करती है ना, वो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है अगर वो बाहर की कंपनी है तो सिर्फ, मतलब उसको फॉरेन कंपनी नहीं बनना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी कब बनना होता है, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया हो और वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो। बट यहाँ प्रोस्पेक्टस के बोला कि बाहर की कंपनी आके इंडिया में पैसा ले सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, चाहे वो कोई भी बाहरी कंपनी कोई भी हो, भले वो फॉरेन कंपनी ना हो, इन कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो, बस बाहर बनी हो। ठीक है, अब क्या बोला, मन्नत कंपनी लिमिटेड LLC बिजनेस फॉर मोर देन 2 ईयर, यह बोला, देखो क्या बोला है, वो 2 साल से ऑलरेडी बिजनेस कमेंस कर रही है। क्योंकि यहाँ पे ना सर 2 लोग आते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था नो पर्सन, सब मतलब
मतलब यहाँ पे दो लोग आते हैं, एक ऐसा आता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और बिजनेस कर रही है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और एक ऐसा आता है जो कंपनी अभी बनी नहीं है, बनने से पहले क्या किया उसने प्रोस्पेक्टस निकाल लिया, तो उसके बिहाफ में कोई पर्सन आता है, पर्सन मतलब क्या, उसके प्रमोटर्स आते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला, कंपनी ऑलरेडी 2 साल से क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, इसलिए नो पर्सन आएगा यहाँ पे, कोई पर्सन आएगा नहीं यहाँ पे, कंपनी खुद आएगा प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए। ऑलरेडी 2 साल से कंपनी काम कर रही है। हमने से एक चीज़ और पढ़ा, अगर कंपनी 2 साल से काम कर रही है ना, तो उसको अपना इनैक्टमेंट MOA AOA या इंडिया में कहाँ रखा है MOA AOA ये नहीं बताना होता है। रिकॉल हो रहा होगा सबको। देखो हर कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए ना प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड साइन होना चाहिए। MOA AOA क्या है, किस इनएक्टमेंट में कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है, फ्रांस इनएक्टमेंट में इंकॉर्पोरेट हुई है, जर्मनी इनएक्टमेंट में इंकॉर्पोरेट हुई है, और वो इनएक्टमेंट इंडिया में कहाँ रखा हुआ है। मान लो किसी को पढ़ना है, तुम पैसा ले रहे हो इंडिया वाले से, इंडिया वाले को तुम्हारा इनएक्टमेंट पढ़ना है, क्या क्या लॉ में लिखा हुआ है, वो कहाँ ढूंढेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा यूपी के मथुरा में ये रखा हुआ इनएक्टमेंट, तो हम आके यहाँ पढ़ सकते हैं इंडिया वाले। बट क्या बोला, अगर कोई कंपनी 2 साल से ऑलरेडी बिजनेस कर रही है तो तुम्हें ये इनएक्टमेंट MOA कहाँ रखा है इंडिया में ये नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोस्पेक्टस वर ड्यूली डेटेड एंड साइंड बट डिड नॉट कंटेन द पार्टिकुलर रिलेटिंग टू द इनएक्टमेंट अंडर द विच कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन इंडिया। देखो सिंपल से बोला है, 2 साल से तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। बट सुनो यहाँ पे एक वर्डिंग डिफेक्ट क्या है, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो सिंपल सी बात है, देखो मेरे को गलती बताना है ICAI का क्या, देखो क्या है, क्या बोला है, नो द प्रोस्पेक्टस इशू इज इनवैलिड इन लॉ एज इट डज नॉट कंटेन द पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। भाई एक बात बताओ, पहली बात क्या, इसने बिजनेस इंडिया स्टार्ट किया है, इसने तो प्रपोज किया था, इसने तो बिजनेस अभी प्रपोज किया, तो वो इंडिया के बिजनेस के बारे में क्यों बताएगा अभी तो बिजनेस प्रपोज किया है, कहाँ करना क्या करना वो तो बाकी है। तो देखो सर अगर बिजनेस है ही नहीं इंडिया में तो वो कैसे बता देगा। तो देखो ICAI ने क्या किया, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैंने क्या बताया, मैं एक ICAI देखो जहाँ पे ICAI का, तो देखो मैं एक टिप बताता हूँ, जहाँ ICAI का आंसर आप देखोगे ना तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको तो याद करके लेना, चाहे थ्योरी है याद कर लेना, प्रैक्टिकल है देख लेना। देखो यहाँ पे क्या क्या ICAI ने ऑप्शन को यहीं तक रखा और आंसर में क्या कर दिया 71 में, देखना वर्डिंग देखना, नो द प्रोस्पेक्टस इशूड इज इनवैलिड इन लॉ एज इट डज नॉट कंटेन द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन इंडिया इफ एनी। ये कौन लिखेगा ऑप्शन में, हम। भाई तुम ये लिखो तो अगर है तब बताएंगे ना, बिजनेस इंडिया में है ही नहीं तो हम क्या बताएं। तो अपने ऑप्शन में तुमने डाल दिया इफ एनी, और ऊपर आके तुम्हें क्या डाला, इफ एनी कौन लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में बिजनेस नहीं है तो हम कैसे बता दें तुमको कहाँ पे क्या बिजनेस है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इसने बिजनेस इन इंडिया रख दिया, इफ एनी लिखना ही भूल गया। तो ये लिख के ना थोड़ा क्लियर होता है कि हाँ अगर बिजनेस इन इंडिया है, इफ एनी मतलब कोई है तब बताना होता है ना, तब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनवैलिड होता है। बट बिजनेस इंडिया है ही नहीं तो हम क्या बताएं कहाँ पे मेरा बिजनेस है क्या क्या नहीं है, तब कैसे तुम प्रोस्पेक्टस को इनवैलिड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा एम्बिग्यूटी था यहाँ पे, ये देख लेना। देखो इफ एनी आएगा तो देखो ऑप्शन एग्जाम में ठीक कर दे, इफ एनी लिख के दे, बट नहीं दे तो सर याद रखना ये होता है कभी कभी, नहीं दे तो याद रखना इफ एनी वाला है। तो देखो सर सारे प्रोविजंस रिलेटेड क्वेश्चन हैं, MCQ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, रीडिंग पे ज़्यादा लगाओ, लॉ को आराम से पढ़ो, माइन्यूटली पढ़ो, चार्ट्स देखो, रिवीजन देखो, नोट्स देखो, बट आराम से पढ़ो लॉ को। लॉ पे ज़्यादा टाइम MCQ फोकस नहीं दो, चाहे लॉ मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये लॉ बोल लॉ, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ वो भी लॉ होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन वो भी लॉ होता है, सारे कंसेप्ट पे ध्यान दो, सारे कंसेप्ट पे ध्यान दो आप, ठीक है। चलो सर गुड नाइट, होप्स आपको समझ आ गया हो, जहाँ अमेंडमेंट मैं बता दिया, ठीक है।